नमस्ते बच्चों। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग आज जो है वाक्य रचना शिक्षण जो है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। सिलेबस में शिक्षण पर अधिक जोर दिया गया है, लेकिन मैं आपको वाक्य के रचनाओं के बारे में, वाक्य क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, उसका किस प्रकार से वर्गीकरण किया गया है, मैं थोड़ा सा और विषय के भीतर जा कर के गोता लगा करके और उसमें से मोती चुन करके आपको मैं ये संपूर्ण जानकारी वाक्य से संबंधित देने वाला हूँ। तो मैं सबसे निवेदन पूर्वक यही कहूँगा कि आप वीडियो को केवल देखें ही नहीं, उससे बहुत कुछ सीखें और संपूर्ण वीडियो देखें, पूरा वीडियो देखें, क्योंकि विषय की जानकारी थोड़ा सा मैं गहराई में उतर करके देना चाहता हूँ, तो स्वाभाविक है कि वीडियो थोड़ा सा लंबा बन जाता है। तो ये मैटर नहीं है, मैटर ये है विषय का ज्ञान आपको अच्छे तरीके से मिल जाए, और यदि इस वीडियो से आपको लाभ मिलता है तभी इस वीडियो बनाने का जो है वो मकसद पूरा होता है या होगा। तो मैं आप सभी से अनुरोध करूँगा, आप संपूर्ण वीडियो को देखेंगे। चलिए हम लोग बात करते हैं वाक्य के बारे में। इसके पहले अर्थ और महत्व के बारे में बात करते हैं, मीनिंग और सिग्निफिकेंस के बारे में बात करते हैं। जैसे कि हम लोग को जानते हैं कि विचारों की जो अभिव्यक्ति है, हमारे विचारों की जो अभिव्यक्ति है, उसका प्रमुख साधन क्या है? उसका प्रमुख साधन है भाषा। भाषा की इकाई वाक्य है, क्योंकि व्यक्ति वाक्यों के माध्यम से ही अपने विचारों एवं अनुभवों को प्रकट कर सकता है। क्या ऐसा कभी हो सकता है कि बिना वाक्य के हम अपने विचारों को अभिव्यक्ति कर दें या विचारों को प्रकट कर दें? असंभव है। कुछ लोग कहते हैं कि हम कुछ शब्द भी बोल देते हैं, उससे भी हमारे विचारों की अभिव्यक्ति हो जाती है, लेकिन नहीं। भाषा की पूर्ण अभिव्यक्ति जो है वह वाक्यों से ही होती है। भाषा संपूर्ण तभी बनता है जब हम वाक्यों का निर्माण करके या वाक्यों का गठन करके या वाक्य बना करके और उसको संप्रेषित करते हैं, विचारों की अभिव्यक्ति करते हैं, तभी जा करके हमारी भाषा पूर्ण कहलाती है। तो बच्चों, भाषा ये भाषा में जो वाक्य है उसका जो अर्थ है और थोड़ा सा हम विश्लेषण करके देखते हैं। यदि हम ध्यान से देखें तो स्पष्ट होगा कि बालक वाक्य द्वारा ही बोलना सीखता है। अब ये कैसे? बालक वाक्य द्वारा ही बोलना कैसे सीखता है? यह बात दूसरी है कि उसका वाक्य एक शब्द का होता है। जैसे यदि वह लोटी या मम कहता है तो वास्तव में वह पूर्ण वाक्य को ही व्यक्त कर रहा होता है। कहिएगा कैसे सर? जैसे वह मम बोलता है, जैसे वह लोटी बोलता है, तो उसकी माँ या उसके आसपास के लोग ये समझ जाते हैं कि वह रोटी मांग रहा है, या वह प्यास उसको लगी है, वह पानी मांग रहा है। तो ये जो विचार है, ये जो शब्दों के माध्यम से उसने अपनी व्यक्ति प्रदान की है, वह कहीं ना कहीं एक वाक्य को प्रदर्शित कर रहा होता है, एक वाक्य को अभिव्यक्त कर रहा होता है। तो बच्चों के विचारों का जो प्रारंभिक आदान प्रदान है वह वाक्यों से ही होता है। शब्द और वर्ण तो बाद में आकर के सीखता है, ऐसा लोग कहते हैं। क्योंकि जब हम आगे जब सीखते हैं, विद्यालय में जाते हैं, व्याकरण को सीखते हैं, समूह में बैठते हैं, आसपास पर लोगों के साथ जो इंटरेक्ट करते हैं, तभी जा कर के हम अनेक प्रकार के शब्द, अनेक प्रकार के वर्णों के बारे में जानते हैं। इसीलिए कहा गया है कि भाषा की जो इकाई है, प्रथम इकाई, देखिए भाषा की प्रथम इकाई जो है वो वाक्य है। भाषा का प्रारंभ कहा गया है शब्दों से ना हो करके वाक्यों से होता है। भाषा का प्रारंभ मतलब भाषा की जो शुरुआत है वह शब्द से नहीं होता है, वह वाक्य से ही होता है। वाक्य के बिना भाषा पंगु है, मतलब कोई स्थान नहीं। यदि वाक्य नहीं है तो फिर भाषा का कोई रोल नहीं है। इसलिए भाषा की शिक्षा में वाक्य शिक्षण का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। भाषा की शिक्षा में वाक्य शिक्षण का बहुत महत्वपूर्ण रोल है, बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। क्योंकि वाक्य रचना में कुशल व्यक्ति जो वाक्य को अच्छे से बना लेता है, शुद्ध वाक्य बना लेता है, तो वह व्यक्ति अपने विचारों को प्रभावशाली रूप से भी प्रकट कर सकता है। कहा जाता है कि जब दो या दो से अधिक शब्दों को इस तरह से प्रस्तुत किया जाए,
कि उससे भावों को स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त किया जा सके, तो उसे हम वाक्य कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं वाक्य का मतलब ये होता है कि शब्दों के मेल को हम वाक्य कहते हैं, शब्दों के सार्थक मेल को हम वाक्य कहते हैं। ये भी सही है, लेकिन ये एक सरल परिभाषा है। यदि हम थोड़ी विशिष्ट परिभाषा की बात करें तो जब दो या दो से अधिक शब्दों को इस तरह से प्रस्तुत किया जाए, जब उससे भावों की स्पष्ट अभिव्यक्ति हो, तो हम उसे वाक्य कहते हैं। वैसे तो वाक्य एक शब्द से लेकर कितने भी शब्दों का हो सकता है। देखिए, वाक्य एक शब्द से लेकर के कितने शब्दों का हो सकता है, परंतु वास्तव में पदों के हम उस समूह को वाक्य कहते हैं जिसमें भाव अच्छी तरह से स्पष्ट हो। वाक्यों में पद के समूह बनाए जाते हैं और उससे जो है जब अच्छे तरह से भाव की अभिव्यक्ति होती है, तो हम उसको हम कहते हैं कि ये एक संपूर्ण वाक्य है या एक स्पष्ट वाक्य है। कोई भी वक्ता यानी बोलने वाला और कोई भी यानी लिखने वाला वाक्यों में ही अपने अनुभवों को, अपने विचारों को, अपने भावों को अभिव्यक्त करता है। याद रखिए, यदि हम वक्ता हैं, हम बोलने वाले व्यक्ति हैं, या कोई लिखने वाला लेखक है, तो वह अपने विचारों का अभिव्यक्ति कैसे करता है? वाक्यों के माध्यम से ही करता है। रचना की सरलता हो, सुंदरता हो, स्पष्टता हो, गंभीरता हो, चाहे उसके प्रभावोत्पादकता हो, वाक्य रचना पर ही निर्भर करता है। जैसा आपका वाक्य रचना है, उसी आधार पर में आपके रचना की सरलता देखी जाएगी, वह स्पष्टता देखी जाएगी, सुंदरता परखी जाएगी, ऐसा कहा गया है। तो इस प्रकार से हम क्या देखते हैं? ध्वनियों या लिपि प्रतीकों का ऐसा समूह जिसमें वाक्य की भावनाएं, विचारधाराएं तथा अनुभव पूर्ण रूप से अभिव्यक्त होते हैं, तो उसे हम वाक्य कहते हैं। ये तो एक छोटी सी भूमिका मैंने आपको बताई। मैं थोड़ा सा और वाक्य के बारे में, उसके महत्व, उसके अर्थ के बारे में आपको फिर से अवगत कराना चाहता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपको अधिक से अधिक नॉलेज मिले। एक वीडियो देखने के बाद आपको ये नहीं लगे कि मैं अपूर्ण ज्ञान ले रहा हूँ या मुझे अधूरा ज्ञान मिला। मैं चाहता हूँ कि आप संपूर्ण ज्ञान के भागीदारी हों, और इसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना बहुत ही ज़रूरी है। चलिए हम थोड़े से और डेप्थ में चलते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मनुष्य के विचारों की जो पूर्णता है, विचारों की पूर्णता जो है, उसकी अभिव्यक्ति कैसे होती है? वाक्यों के माध्यम से ही होती है। और वाक्य जो है वो सार्थक शब्दों का व्यवस्थित रूप है। सार्थक शब्द वह जिसके कोई न कोई अर्थ निकले, यानी सार्थक हो। तो वाक्य वह है जो सार्थक शब्दों से बना हो, सार्थक शब्दों के मेल से बना हो, और केवल मेल से ही नहीं बल्कि व्यवस्थित तरीके से बना हो, तो उसे हम वाक्य कहते हैं। यदि शब्द भाषा की कहा गया है, यदि शब्द भाषा की प्रारंभिक अवस्था है, स्वाभाविक है, भाषा की प्रारंभिक अवस्था शब्द है, लेकिन वाक्य क्या है? उसका विकास है। भाषा जो है उसकी प्रारंभिक अवस्था क्या है? शब्द, लेकिन वाक्य क्या है? उसका विकास है। यदि हम सभ्यता के विकास की बात करें तो सभ्यता के विकास के साथ ही वाक्यों की विकास की वृद्धि होती चली गई। सभ्यता जब धीरे धीरे परिवर्तन होता चला गया, भाषा का जब अवतरण हुआ, तो क्रमशः शब्द से वाक्य बनते चले गए और वाक्यों में विकास होता चला गया। क्योंकि मनुष्य के भाव या विचारों की पूर्ण अभिव्यक्ति वाक्य से ही होती है, पहले भी कह चुके हैं। शब्द तो केवल साधन है। शब्द जो है, वाक्य में जब हम शब्द या पद युक्त करते हैं या प्रयोग मिलाते हैं, वो केवल एक साधन है, लेकिन जो वाक्य की संरचना में सहायक होते हैं। लेकिन एक चीज़ जान लीजिए, वाक्य बनता शब्द से है। क्या बिना शब्द के वाक्य बनाए जा सकते हैं? बिल्कुल नहीं। शब्द होंगे तभी वाक्यों की रचना हो पाएगी। इसीलिए वाक्यों की संरचना में जो है शब्द का होना बेहद ज़रूरी है। इसके बिना अधूरा है वाक्य। वाक्य के बारे में और जानते हैं। वाक्य वह सार्थक ध्वनि है जिसके माध्यम से लेखक लिखकर या वक्ता बोलकर अपने विचार, अपने भावों को पाठक या श्रोता पर प्रकट करता है। वाक्य की उपयोगिता व्याकरण में तो है ही, साथ ही साथ सर्वसाधारण के दैनिक जीवन में भी कम नहीं, अतः सामान्य जीवन में भी वाक्य का विशेष महत्व है। यानी यदि हम व्याकरण की बात करें तो व्याकरण के आधार पर में वाक्य की उपयोगिता तो बहुत बढ़ जाती है, इसमें दो राय नहीं। लेकिन हम सामान्य जीवन में यदि हम व्याकरण नहीं भी सीखें तो हम सामान्य जीवन में भी जो वाक्यों का प्रयोग करते हैं या वाक्य को अपने व्यवहार में लाते हैं, तो उसके भी महत्व कम नहीं है।
वो अभी हमारे लिए काफ़ी विशेष महत्व रखता है। जैसा कि एक चीज़ और समझ लें, यदि हम सर्वसाधारण वर्ग की बात करें तो सर्वसाधारण की अपेक्षा शिक्षित वर्ग की वाक्य संरचना में एक विशेषता रहती है। जो पढ़ा लिखा तबका है, जो पढ़ा लिखा इंसान है, उसके वाक्यों की जो संरचना है, उसके वाक्यों का जो अभिव्यक्ति है, वो थोड़ा विशिष्ट होगा, क्योंकि वह जानता है कि किस प्रकार से वाक्य बनाए जाएंगे, कौन सा शब्द कहाँ प्रयुक्त किए जाएंगे, कैसे बोलना है, किस प्रकार से क्रम का निर्धारण करना है और किस प्रकार से उसको अभिव्यक्त करना है। तो पढ़ा लिखा इंसान में जो वाक्यों की अभिव्यक्ति होती है वो थोड़ा सा विशेष महत्व रखता है। लेकिन सर्वसाधारण वर्ग जो है, जो कम पढ़ा लिखा है या जो नहीं पढ़ा लिखा है, इसका मतलब वो ये नहीं है वो अपने विचारों को अभिव्यक्त नहीं कर सकता है, लेकिन उसमें अपने भावों या विचारों की अभिव्यक्ति में कहीं न कहीं वाक्यों को प्रस्तुत करने के क्रम में थोड़ा बहुत दोष देखा गया है। थोड़ा बहुत नहीं, बहुत दोष देखा गया है। यदि व्याकरणिक दृष्टिकोण की बात करें तो बहुत दोष देखा जाता है। लेकिन भाषा तो विचारों का आदान प्रदान है, विचार विनिमय है, तो भाषा मूल रूप से उसका उद्देश्य है कि दूसरे व्यक्ति इस चीज़ को समझ लें, उसके अर्थ को समझ लें, भाव को समझ लें, तो भाषा अपना पूर्ण जो है उद्देश्य को प्राप्त कर लेता है। लेकिन फिर भी भाषा व्याकरणिक दृष्टिकोण से, पढ़े लिखे दृष्टिकोण से यदि उसको बोला जाए तो और अधिक अच्छी भाषा या अच्छा जो है अभिव्यक्ति निकल सकता है। शिक्षितों की वाक्य रचना और वाक्य प्रयोग में एक प्रकार का क्रम और एक प्रकार की व्यवस्था होती है, जैसा कि मैंने आपको बताया। और न केवल व्यवस्था होती है जो व्याकरण के द्वारा अनुशासित होती है, व्याकरण पर आधारित होती है। शिक्षित व्यक्ति वाक्य का प्रयोग करते समय व्याकरण के समान नियमों से भी परिचित होता है। स्वाभाविक है, हम शिक्षित हैं लेकिन हमें व्याकरण का ज्ञान नहीं है। व्याकरण का ज्ञान होगा तो हम वाक्यों की रचना अच्छे से कर पाएंगे, उसको अच्छे तरीके से जो है नियमबद्ध तरीके से, व्याकरण से संबंधित जो नियम है वाक्य को बनाने के लिए नियमबद्ध तरीके से हम वाक्यों की रचना कर पाएंगे और उसको एक्सप्रेस कर पाएंगे। साधारण व्यक्ति जैसा चाहता है शब्दों और वाक्यों का प्रयोग कर लेता है। साधारण व्यक्ति का क्या है, वो जब मन चाहे, जैसा चाहे, जिस प्रकार चाहे शब्दों को बोल लेता है, वाक्यों को बोल लेता है। उसे ये ज्ञान नहीं है कि कौन सा शब्द कहाँ प्रयुक्त करना है या कौन से वाक्यों को कहाँ बोलना है, उसे इन सब चीज़ों की जानकारी नहीं होती है। वो कभी भी किसी भी तरह वह अपने विचारों को अभिव्यक्ति कर लेता है, चाहे वो शब्द के माध्यम से हो, चाहे वाक्यों के माध्यम से हो। व्याकरण में वाक्य रचना का अपना एक अलग विधान है, अपना एक अलग नियम है और उसके सजने और संवारने का भी अपना नियम है। किंतु भाव की अभिव्यक्ति में जो वाक्य जितना अधिक सहायक होगा वह उतना ही अधिक प्रभाव डालने वाला होगा। भावों की अभिव्यक्ति में आपके वाक्यों की रचना जितना अधिक प्रभाव होगा या जितना अधिक विशिष्ट होगा, उसका उतना ही अधिक जो है वो प्रभाव भी डालेगा दूसरे के ऊपर। तो जैसा कि हम देखते हैं कि वाक्य संरचना की एक बड़ी विशेषता है। और दूसरी विशेषता क्या है, पाठक या श्रोता सोए भावों या विचारों को जागृत करने का सामर्थ्य है। तीसरी विशेषता है पदों या शब्दों का तारतम्यता। चौथी विशेषता है संक्षिप्तता या व्यर्थ पदों या शब्दों का न आना। साहित्यिक दृष्टि से माधुर्य भी वाक्य संरचना की एक विशेषता है। देखिए, वाक्य संरचना की विशेषताओं के बारे में बताया जा रहा है। वाक्य जितना ही कानों को सुख देगा, हृदय को उतना ही आनंदित करेगा और मस्तिष्क को उतना ही संतुलित करेगा, तो वह उतना ही अच्छा माना जाएगा। इस प्रकार वाक्य की संरचना जितनी ही संयत होगी, जितनी ही निर्दिष्ट होगी, स्पष्ट होगी, संतुलित होगी, मन को वह उतना ही मुग्ध करेगी। देखिए कितना सुंदर सुंदर चीज़ें कही गई है। तो हम लोगों ने क्या जाना, वाक्य के बारे में क्या जाना, वाक्य के बारे में हम लोग जाना कि विचारों की अभिव्यक्ति का जो प्रथम इकाई है वो क्या है, वो वाक्य है। वाक्य सार्थक शब्दों के मेल से बनता है और हम अपने विचारों की अभिव्यक्ति या वक्ता के तौर पर हो, चाहे लेखनकर्ता के तौर पर हो, लेखक के तौर पर हो, हम अपने विचारों की अभिव्यक्ति वाक्य के सहारे ही करते हैं, वाक्य के द्वारा ही करते हैं, क्योंकि उसके बिना हम अपने विचारों को अभिव्यक्त नहीं कर पाते। और न केवल हमारे आम जीवन में बल्कि पढ़ने पढ़ाने या अध्ययन अध्यापन के दौरान भी हमें वाक्यों की का सहारा लेना पड़ता है, अच्छे अच्छे शब्दों का सहारा लेना पड़ता है, अच्छे अच्छे वाक्यों का गठन करके उसको एक्सप्रेस करना पड़ता है, पढ़ाना पड़ता है। तो वाक्य का न केवल सामान्य जनजीवन में बल्कि एक शिक्षक के तौर पर पठन पाठन के समय, अध्ययन अध्यापन करते समय, बच्चों के साथ बातचीत करते समय, अपने मित्र के साथ बातचीत करते समय या अपने कलीग के साथ बातचीत करते समय बहुत ही मतलब सावधानीपूर्वक अपने आप को अभिव्यक्त करने के लिए
वाक्यों का सहारा लेना पड़ता है और अच्छे अच्छे वाक्यों का निर्माण करके हम बच्चों को पढ़ाते हैं। तो इससे हमारा व्यक्तित्व भी निखरता है, इससे हमारा जो पढ़ाने का तरीका है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब स्टैंडर्ड हो जाता है। तो एक शिक्षक के लिए और एक अध्यापक के लिए बहुत ज़रूरी है कि वाक्य को हम सीखें, वाक्य बनाने को सीखें और वाक्य के बारे में जानकारी रखें। तो चलिए हम आगे बात करते हैं वाक्य के और कुछ बहुत सारे, यदि हम अर्थ की बात करें और उसकी परिभाषाओं की बात करें तो बहुत सारे लोगों ने परिभाषाओं के बारे में कहा है। कामता प्रसाद गुरु कहते हैं कि एक विचार पूर्णता से प्रकट करने वाले शब्द समूह को हम वाक्य कहते हैं। पतंजलि कहते हैं कि पूर्ण अर्थ की प्रतीति कराने वाले शब्द समूह को हम वाक्य कहते हैं। ब्लूमफील्ड कहते हैं कि वाक्य एक पूर्ण उक्ति है, कथन है। भोलानाथ तिवारी का नाम सुने होंगे आप, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी, वो कहते हैं कि वह अर्थवान ध्वनि समुदाय जो कोई बात या भाव की तुलना में अपूर्ण होते हुए भी अपने आप में पूर्ण हो तथा जिनमें प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से क्रिया का भाव हो, वाक्य कहलाता है। वहीं रमन बिहारी लाल कहते हैं वाक्य दो या दो से अधिक शब्दों की एक ऐसी नियमबद्ध एवं अर्थपूर्ण प्रस्तुति है जिससे किसी भाव अथवा विचारों की पूर्णता स्पष्ट होती है। वैसे वाक्य का यदि साधारण अर्थ लें तो वाक्य का साधारण अर्थ क्या होता है? वह जो बोला जाए, वह जो बोला जाए उसको हम वाक्य कहते हैं। इसीलिए बहुत विशेष समझ की बात है, यहाँ पे विशेष दृष्टिकोण समझने की बात है। तो हम इन सब चीज़ों के बारे में ऑलरेडी जान चुके हैं। अब हम बात करते हैं कि एक वाक्य जो होता है उस वाक्य में किन किन चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है और क्या क्या होना चाहिए। जो महत्वपूर्ण हमारा विषय है उस विषय पर हम अब आते हैं। अभी तक हम लोगों ने वाक्य के अर्थ और उसकी परिभाषाओं के बारे में जाना, उसके महत्व के बारे में जाना, उसकी विशेषताओं के बारे में। अब है कि एक वाक्य में क्या होता है। वाक्यों में कहा गया है कि तीन चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। एक है आकांक्षा, एक है योग्यता और एक है क्रम। तीन चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है, आकांक्षा, योग्यता और क्रम। अंग्रेजी में यदि हम बात करें तो एक्सपेक्टेशन, कॉम्पिटेंसी और ऑर्डर ऑफ वर्ड्स या वर्ड ऑर्डर। तो ये तीन चीज़ों का होना बेहद ज़रूरी है किसी भी वाक्य में। अब ये तीन चीज़ें क्या है, एक एक करके सब पर बात करते हैं। आकांक्षा, आकांक्षा क्या है? आकांक्षा के बारे में कहा गया है कि वाक्य के एक पद को सुनकर दूसरे पद को सुनने या जानने की जो स्वाभाविक उत्कंठा जागती है तो उसे हम आकांक्षा कहते हैं। एक पद को सुनकर या सुनने के बाद दूसरे पद को यदि जानने की उत्कंठा या जानने की जिज्ञासा उत्पन्न होती है तो उसे हम आकांक्षा कहते हैं। एक मीनिंग तो ये है। दूसरा मीनिंग क्या है? वाक्य के एक पद को सुनने या पढ़ने के बाद जब श्रोता या पाठक के मन में वक्ता या लेखक के विचारों को आगे जानने की यानी वाक्य के अगले पद सुनने या पढ़ने की जिज्ञासा उत्पन्न होती है तो इसे हम आकांक्षा कहते हैं। कितनी सुंदर बात कही गई है। ये जरूरी नहीं है कि वाक्य को आधे अधूरे पढ़ें और उससे हमारा संपूर्ण भाषा समझ में आ जाएगा। ये अच्छा नहीं होगा, ये थोड़ा सा अकाल्पनिक लगता है। तो आकांक्षा का मतलब यह, जब हम किसी पद को पढ़ते हैं, किसी शब्द को पढ़ते हैं या वाक्यों को पढ़ते हैं, लेकिन उसको पढ़ने के उपरांत यदि हमारे मन में, यदि हमारे हृदय में और दूसरे पदों को पढ़ने की इच्छा हो या दूसरे पदों को जानने की इच्छा हो, दूसरे सेंटेंसेस को जानने की इच्छा हो, तब जा कर के हम कहते हैं कि ऐसे चीज़ों को हम आकांक्षा कहते हैं। जैसे आप उदाहरण ले लें, यदि ये कहा जाए कि दिन में काम करते हैं, एक सेंटेंस आया, दिन में काम करते हैं। अच्छा, इस सेंटेंस में क्या आपको लगता है? दिन में काम, दिन में क्या काम करते हैं? किस प्रकार का काम करते हैं? कितना सेंटेंस अधूरा है। जानने की इच्छा हो रही ना कि क्या दिन में क्या करते हैं? दिन में काम करते हैं। तो इस वाक्य को सुन करके हमारे प्रश्न में, हमारा जो मन है उसके अंदर ये प्रश्न उठता है कि हम क्या करते हैं, कौन लोग काम करते हैं। यदि हम यह कहें कि दिन में सभी काम करते हैं
तो सभी कह देने से ही प्रश्न का उत्तर मिल जाता है। देखिए, सभी कह देने से ही प्रश्न का उत्तर मिल जाता है और वाक्य ठीक लगता है। इसलिए इस वाक्य में सभी शब्द की आकांक्षा थी, जिसकी पूर्ति करने पर वाक्य पूरा हो गया। दिन में काम करते हैं, इससे कोई मतलब नहीं समझ में आ रहा है कि क्या काम करते हैं, अपूर्ण वाक्य लग रहा है, या फिर इसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें छूट रही हैं जिसको जानने की उत्कंठा हो रही है, उत्सुकता हो रही है, जिज्ञासा हो रही है। बस केवल सभी शब्द लगा देने से ही वो जिज्ञासा समाप्त हो गई, प्रश्नों के उत्तर मिल गए और वाक्य संपूर्ण हो गया। तो इसे ही हम आकांक्षा कहते हैं। दूसरी चीज़ है योग्यता। एक वाक्य में आकांक्षा के साथ साथ योग्यता का भी होना बेहद जरूरी है। अब ये योग्यता क्या है? योग्यता से तात्पर्य है पदों के अर्थबोधन का सामर्थ्य। पदों के वाक्य में जब शब्द प्रयुक्त किए जाते हैं तो वो पद कहलाते हैं। तो पदों के अर्थबोधन का सामर्थ्य, जब वाक्य का प्रत्येक पद या शब्द अर्थबोधन में सहायक हो तो समझना चाहिए कि वाक्य में योग्यता वर्तमान है या विद्यमान है। दूसरे अर्थ में देख लीजिए, वाक्य में जिन शब्दों का या जिन पदों का हम प्रयोग करते हैं उनमें अर्थ व्यक्त करने की यदि सामर्थ्य है तो हम कहेंगे यह वाक्य की योग्यता है। अब जैसे उदाहरण समझिए, उदाहरण है किसान लाठी से खेत जोतता है। अब ये कौन सा उदाहरण भाई? किसान लाठी से खेत जोतता है, ये तो लग रहा है कि इसमें इस वाक्य में योग्यता का अभाव खटक रहा है। योग्य है ही नहीं यह वाक्य, ये न बोलने योग्य है न लिखने योग्य है। कोई भी इस चीज़ को नहीं कहेगा कि ये सही है, सब कहेगा ये गलत लिखा है। क्या किसान जो है वह अपने खेत को लाठी से जोत सकता है? ये कैसा सेंटेंस है? तो इसमें योग्यता का अभाव है। तो क्या होगा यह लाठी से खेत को जोतने का काम नहीं होता है। तो लाठी के स्थान पर यदि हम हल का प्रयोग कर लें तो वाक्य की योग्यता जो है वो संगत हो जाएगी, यानी वाक्य में योग्यता आ जाएगी। तो यदि हम ऐसे कहें कि किसान हल से खेत जोतता है तो यह वाक्य जो है पूर्ण रूप से योग्य वाक्य कहलाएगा। यही वाक्य की योग्यता कहलाती है। अब हम बात करते हैं वाक्य के जो तीसरे महत्वपूर्ण ये है बिंदु है, वो है क्रम, जिसको शब्द क्रम भी हम कहते हैं। अब ये शब्द क्रम क्या है? आकांक्षा और योग्यता के विधान को पूर्णता यदि कोई प्रदान करता है तो वो शब्द क्रम है, यानी क्रम है, सीक्वेंस है जिसको कहते हैं, या वर्ड ऑर्डर जिसको आप कहते हैं। कहा गया है कि वाक्यों में प्रयुक्त पद या शब्दों की विधिवत स्थापना को हम क्रम कहते हैं। हम वाक्य तो बनाएं, लेकिन वो वाक्य में कौन से पद कहाँ रखना है, कौन से शब्दों को किस जगह सुव्यवस्थित तरीके से रखना है, यह यदि सही नहीं है किसी वाक्य में तो ये कहा जाएगा कि यह वाक्य जो है गलत है, यह वाक्य जो है यह सही नहीं है। तो एक वाक्य में शब्दों का क्रम या शब्दों का सुव्यवस्थीकरण का होना बहुत जरूरी है। यानी यदि दूसरे अर्थ में देखें तो वाक्य में प्रयुक्त शब्दों में उचित क्रम का होना आवश्यक है, क्योंकि इसके अभाव में वाक्य अपने अर्थ को यथार्थ रूप में प्रकट करने का सामर्थ्य खो देता है। यदि हम अव्यवस्थित तरीके से शब्दों को चयनित करेंगे और वाक्य में डालेंगे तो निश्चित रूप से वो वाक्य जो है वो यथार्थ प्रतीत नहीं होगा और उसका जो अपना सामर्थ्य है, यानी अपनी जो शक्ति है, वाक्य की जो शक्ति है, वाक्य की जो विशेषता है वो खो देगा। तो ज़रूरी क्या है? वाक्य में शब्द का अच्छे से क्रम होना चाहिए यानी कि उचित शब्द क्रम या उचित पद क्रम से युक्त वाक्य ही अर्थ को सही तरीके से स्पष्ट करता है। जैसे यदि हम एक वाक्य यह बनाएं, रहा हूँ मैं खाना खा, रहा हूँ मैं खाना खा, यह भी एक सेंटेंस है, लेकिन क्या इस सेंटेंस में शब्द के जो क्रम है या शब्द के जो ऑर्डर है वो सही है? नहीं है। ये सेंटेंस अपनी पूरी सामर्थ्य को खो दे रहा है या इसकी सारी विशेषताएं जो है ख़त्म हो चुकी हैं। यह इस सेंटेंस में कोई विशेषता नहीं समझ में आ रही है। तो यदि हम चाहते हैं कि इस वाक्य में वाक्य की एक संपूर्ण विशेषता लाएं या इस वाक्य को हम सामर्थ्यवान बनाएं तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं कि मैं खाना खा रहा हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ। सेंटेंस क्या था? रहा हूँ मैं खाना,
और इसी को यदि मैं ये लिखूं, मैं खाना खा रहा हूं, तो इस क्रम में यदि हम इस वाक्य को प्रस्तुत करें तो यह ठीक ठीक हमें अर्थ का भी बोध करा रहा है और इसमें एक सामर्थ्य भी झलक रहा है। अतः उचित शब्द क्रम वाक्य की सार्थकता के लिए बेहद ज़रूरी है। अब ये तो सेंटेंस के जो 3 महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, अंग हैं या तथ्य हैं, इसके बारे में हम लोगों ने जाना। और भी कुछ चीज़ें हैं, वाक्य में 2 चीज़ों का होना और बेहद ज़रूरी है, और वो है प्रत्येक वाक्य के 2 अंग होते हैं। देखिए, अंग की हम बात करते हैं थोड़ा सा। प्रत्येक वाक्य के 2 अंग होते हैं, पहला है उद्देश्य और दूसरा है विधेय। आप लोग पढ़े होंगे उद्देश्य और विधेय के बारे में, तो चलिए इसको और अच्छे तरीके से ब्रीफ करते हैं। उद्देश्य की जहाँ तक बात करें तो किसी भी वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है, किसी भी वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है, उस वाक्य का हम उसको उद्देश्य कहते हैं। जैसे फिर से समझिए, किसी भी वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए, जिसके बारे में कुछ कहा जाए तो उसे हम वाक्य का उद्देश्य कहते हैं। जैसे उदाहरण ले लीजिए, राष्ट्रपिता बापू ने देश को अंग्रेजी दास्तां से मुक्त कराया। तो इस वाक्य में क्या देखा आपने? राष्ट्रपिता बापू ने देश को अंग्रेजी दास्तां से मुक्त कराया। तो हम इस वाक्य में क्या देखते हैं? इस वाक्य में हम देख रहे हैं कि राष्ट्रपिता बापू के बारे में कुछ कहा गया है, यानी उनके बारे में कुछ कहने की कोशिश की जा रही है। किसी के बारे में कुछ कहा जा रहा है। किसी के बारे में का मतलब यहाँ ये कि गांधी जी के बारे में कहा जा रहा है। अतः इसमें राष्ट्रपिता जो है वो क्या है? उद्देश्य है। उद्देश्य का तात्पर्य वाक्य में कर्ता से भी होता है, कर्ता सब जानते हैं। उद्देश्य का तात्पर्य किससे होता है? वाक्य में कर्ता से होता है। और किसी वाक्य में उद्देश्य में केवल कर्ता ही होता है और किसी वाक्य में कर्ता के साथ साथ कर्तृ विशेषण भी होते हैं, जिसे हम कर्ता का ही विस्तार कहते हैं। जैसे उक्त वाक्य में बापू क्या है? कर्ता है। उक्त वाक्य में क्या है? बापू कर्ता है, क्योंकि यहाँ पर राष्ट्रपति बापू का ही नाम लिया गया है, महात्मा गांधी नहीं कहा गया। तो राष्ट्रपिता बापू कौन है? वो महात्मा गांधी हैं। तो राष्ट्रपिता बापू जो है वो कर्ता है और कर्ता का ही विस्तार यहाँ पर देखने को मिला है। तो राष्ट्रपिता कर्ता का विशेषण है। राष्ट्रपिता कर्ता, क्योंकि राष्ट्रपिता बापू की विशेषता थी, महात्मा गांधी जी की विशेषता थी, और तो इसे हम कर्ता के साथ साथ विशेषण, तो कर्तृ विशेषण का यहाँ पे भी स्थान आता है। अतः राष्ट्रपति जो है वो कर्ता का क्या है? विस्तार है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि वाक्य में का जो पहला अंग होता है वह उद्देश्य होता है। उद्देश्य का मतलब यह कि वैसे वाक्य जिसमें किसी के बारे में कुछ कहा जाए, कर्ता के बारे में या कर्तृ विशेषण के बारे में कुछ कहा जाए, उसे हम उद्देश्य कहते हैं। और हम विधेय की जहाँ तक बात करें, विधेय क्या होता है? वाक्य में कर्ता के बारे में जो कुछ कहा जाता है, वाक्य में कर्ता के बारे में जो कुछ कहा जाता है वो विधेय कहलाता है। जैसे हम पहले ही सेंटेंस को लेते हैं, जब उद्देश्य वाला हम लोग पढ़ रहे थे उसमें कैसे आया था? देश को अंग्रेजी दास्तां से मुक्त कराया। देश को अंग्रेजी दास्तां से मुक्त कराया। यह कथन किसके बारे में कहा गया है? यह कथन किसके बारे में कहा गया है? यह कथन राष्ट्रपिता बापू के बारे में कहा गया है, यानी महात्मा गांधी जी के बारे में कहा गया है। तो यहाँ पर में राष्ट्रपिता बापू जो हैं वो क्या है? विधेय है। वाक्य में कर्ता के बारे में यदि जो कुछ कहा जाता है वो विधेय कहलाता है। जैसे कि देश को अंग्रेजी दास्तां से मुक्त कराया, यह कथन राष्ट्रपति बापू के बारे में कहा गया है, अतः यह जो है विधेय है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि वाक्य में 2 अंग जो हैं, उद्देश्य और विधेय का वर्णन हम लोग देखते हैं। तो आइए कुछ और महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में जानें और कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं के बारे में जानें। यदि हम थोड़ा सा कुछ और विशेषताओं के बारे में जानते हैं, वाक्य में कुछ और जो चीज़ें हैं उनके बारे में जानते हैं। हम वाक्य में क्या क्या देखते हैं? पदक्रम देखते हैं, शब्दक्रम जिसको कहते हैं। वाक्य की रचना में शब्दों या पदों को एक क्रम में रखा जाता है। प्रत्येक भाषा में वाक्य के अर्थ पदक्रम अपने ढंग का होता है। पदक्रम का अर्थ ही होता है वाक्य में पदों को रखने का क्रम। एक वाक्य में पदक्रम, जिसको शब्दक्रम कहते हैं, जिसके बारे में आपने पहले भी देखा है, जहाँ पर क्रम की चर्चा हम लोग कर रहे थे।
तो पद क्रम का होना बेहद ज़रूरी है। वाक्यों में पदों को रखने का एक क्रम होता है, उसका एक नियम है, उन सारे नियमों का हमें पालन करना पड़ता है। जैसे हम पद की बात करें, पद के बारे में जैसे मैंने कहा कि जब हम वाक्यों में किसी शब्द को यूज़ करते हैं तो उसे हम पद कहते हैं। तो पद से तात्पर्य कहा गया है शब्द से है। जब तक कोई शब्द किसी वाक्य का अंश नहीं बनता है तब तक वह शब्द ही कहलाता है, परंतु जब वह किसी वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है तो उसे उस वाक्य का हम क्या कहते हैं? पद कहते हैं। अंग्रेजी भाषा में जहाँ तक हम बात करें, अंग्रेजी भाषा में पदक्रम जो है कर्ता प्लस क्रिया तथा कर्म का क्रम होता है, जैसे सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मोहन पढ़ता है पुस्तक, मोहन पढ़ता है पुस्तक, अर्थात मोहन रीड्स ए बुक। यदि हम अंग्रेजी भाषा में बात करें, मोहन पुस्तक पढ़ता है, इसका यदि हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट करें तो क्या होगा? मोहन रीड्स ए बुक। लेकिन यदि हम इसके ठीक हिंदी में अनुवाद कर लें तो मोहन रीड्स ए, मोहन का मतलब मोहन, रीड्स का मतलब पढ़ना, ए बुक एक पुस्तक। लेकिन हिंदी भाषा में पदक्रम जो होता है वो कर्ता पहले, फिर क्रम और फिर क्रिया, इसका क्रम देखा जाता है। जैसे सही क्या होगा? ये सही नहीं है अंग्रेजी के दृष्टिकोण से कि मोहन पढ़ता है पुस्तक, सही क्या होगा? मोहन पुस्तक पढ़ता है। तो इस प्रकार से इन सब चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है, क्योंकि जो पदक्रम है उसका अपना नियम है। हिंदी में क्या है? पहले कर्ता, फिर कर्म और फिर क्रिया। इन सब चीज़ों को हमें ध्यान रखना है। लेकिन अंग्रेजी भाषा में थोड़ा विपरीत है, पहले कर्ता, फिर उसके बाद क्रिया और फिर उसके बाद कर्म सबसे लास्ट में। और क्या क्या महत्वपूर्ण है वाक्यों में? कारक संबंध की बात होती है। ये कारक संबंध क्या होता है? केस रिलेशन क्या होता है? जैसे कि आप जानते हैं कि कारक संज्ञा सर्वनाम से के जिस रूप के द्वारा उसका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों या विशेष रूप से क्रिया के साथ जाना जाता है तो उसे हम कारक कहते हैं। हिंदी में कारक जो 8 प्रकार के हैं, सब जानते हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, है ना, संप्रदान कारक, अपादान कारक, अधिकरण कारक, संबोधन कारक, ये सब सारे कारक हैं और सबके चिन्ह निर्धारित हैं, सब जानते हैं आप। तो कारक संबंध क्या है? सब सेंटेंस में कारक संबंध का क्या मतलब है? कहा गया है कि वाक्य के विभिन्न पदबंध परस्पर कुछ वैयाकरणिक संबंधों से जुड़े होते हैं, तभी उनसे वांछित अर्थ बोध हो पाता है। यह व्याकरणिक संबंध जो है कारक संबंध कहलाता है। इसी कारण से वाक्य का कोई पदबंध, पदबंध को अंग्रेजी में फ्रेज बोलते हैं, कर्ता की भूमिका में होता है तो कोई कर्म की भूमिका में होता है, कोई पूरक की भूमिका में होता है, कोई क्रिया विशेषण की भूमिका में होता है और कोई क्रिया की भूमिका में होता है। तो वास्तव में इन्हीं की मदद से हम किसी भी वाक्य का तर्कसम्मत, किसी भी वाक्य का हमें तर्कसम्मत बोध होता है। मतलब यदि हम वाक्य बना रहे हैं और वाक्य में यदि कारक संबंध, कारक के चिन्ह का प्रयोग हम नहीं करते हैं तो एक पदबंध का दूसरे पदबंध के साथ जब हम रिलेशन बनाते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं कर्ता चिन्ह का हमें प्रयोग करना, कारक चिन्ह का हमें प्रयोग करना पड़ता है, तभी जाकर के एक अच्छा सा सेंटेंस तैयार हो पाता है। तो एक वाक्य में कारक संबंध जो है वो बेहद ज़रूरी है, उसका रोल बहुत महत्वपूर्ण है। बिना कारक संबंध से आप सेंटेंस की रचना नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल हो जाएगा बिना कारक संबंध के। हम अन्विति की बात करें, कनकॉर्डिनेंस की बात करें। अन्विति क्या है? अन्विति का मतलब अन्वय, अन्वय से मतलब क्या है? अनुरूप होना यानी समानता होना। वाक्यों में व्याकरण की दृष्टि से एक रूपता को हम अन्वय कहते हैं, व्याकरण की दृष्टि से हम एक रूपता को अन्वय कहते हैं। यदि हम दूसरे शब्द में इसकी बात करें तो दो शब्दों में लिंग, वचन, पूरक की, पुरुष की जो समानता रहती है, दो शब्दों में लिंग, दो शब्दों में लिंग, वचन, पुरुष की जो समानता रहती है उसे हम अन्वय कहते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि अंग्रेजी भाषा में क्रिया की दृष्टि से पुरुष की जो समानता है, जैसे पुरुष से तात्पर्य क्या है? किसी भी एक वाक्य में कर्ता के अलावा अन्य लोगों का होना होता है। जैसे मोहन, तुम और हम विद्यालय चलें, तो इसमें आप देख रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें हैं, मोहन भी है, तुम भी है और हम भी हैं, कर्ता के अलावा भी अन्य लोगों के बारे में यहाँ बातचीत किया जा रहा है। तो इसे ही जो है जब हम किसी प्रकार के वाक्य में दो शब्दों में जब हम लिंग, वचन और पुरुष की जो समानता देखते हैं तो वो अन्विति कहलाता है, अन्वय कहलाता है। और यहाँ पे ये कहा गया है कि लिंग का भेद नहीं होता, जबकि हिंदी में क्रिया की दृष्टि से लिंग का भेद होता है। जैसे अंग्रेजी भाषा में ही गोज,
तथा शी गोज का प्रयोग एक जैसा ही होता है, जबकि हिंदी में वह जाता है और अंग्रेजी में यदि लिंग बदल गया है तो वह जाती है का प्रयोग अलग अलग तरीके से होता है। तो इस प्रकार से पदक्रम, पद, पदबंध, कारक संबंध, अन्विति, ये सब चीज़ जो है किसी भी वाक्य में होता है और उसको जानना बेहद ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं वाक्यों के वर्गीकरण की बात करते हैं, वाक्यों के प्रकार की बात करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि वाक्यों का जो वर्गीकरण है उसको 4 प्रकार से बांटा गया है, व्याकरण के आधार पर, अर्थ के आधार पर, साहित्य के आधार पर और क्रिया के आधार पर। तो आइए हम लोग व्याकरण के आधार पर में सबसे पहले वाक्यों के वर्गीकरण को देखते हैं। कहा गया है कि व्याकरण के आधार पर में अकॉर्डिंग टू ग्रामर, व्याकरण के आधार पर में वाक्यों के 3 भेद बतलाए गए हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। अब ये सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य जो है उसको भी समझ लेते हैं। ये क्या है भाई? सरल वाक्य किसको कहते हैं? सरल वाक्य हम उसे कहते हैं जिसमें केवल एक स्वतंत्र प्रधान उपवाक्य होता है, उसे हम सरल वाक्य कहते हैं। जैसे सोहन खाना खाता है, जैसे सोहन खाना खाता है। अच्छा, उपवाक्य किसको कहते हैं? क्लाउज जिसको कहते हैं। उपवाक्य का मतलब होता है जब 2 या 2 से अधिक सरल वाक्यों को मिलाकर, जब 2 या 2 से अधिक सरल वाक्यों के मिलाकर एक वाक्य जब हम बना लेते हैं तो इसमें एक वाक्य तो प्रधान होता है तथा दूसरा वाक्य क्या होता है? उपवाक्य होता है। यानी एक वाक्य के साथ साथ दूसरा वाक्य जब हम यूज़ करते हैं तो वही वाक्य का दूसरा वाक्य जो होता है वही उपवाक्य कहलाता है। जैसे राम ने कहा कि, राम ने कहा एक वाक्य है और उसमें जुड़ गया कि मैं पढ़ूंगा। राम ने कहा कि मैं पढ़ूंगा, या राम ने कहा कि मैं खाना खाऊंगा। तो इस वाक्य में राम ने कहा एक प्रधान वाक्य है तथा कि मैं खाऊंगा या कि मैं पढ़ूंगा ये क्या है? उपवाक्य है। तो हम क्या देखें? उपवाक्य भी 2 या 2 से अधिक पदों का एक समूह होता है जो किसी वाक्य का एक अंश है और उसमें उद्देश्य और विधेय भी होता है। और जानते हैं उपवाक्य के भी 2 प्रकार बताए गए हैं, आश्रित उपवाक्य, सबऑर्डिनेट क्लॉज, और प्रधान उपवाक्य। अब आश्रित उपवाक्य क्या है? जो उपवाक्य गौण होता है अर्थात जो दूसरे पर आश्रित होता है, आश्रित उपवाक्य कहलाता है। और इन उपवाक्यों के आरंभ में कि, जिसमें, जो, ताकि, जितना, ज्यों त्यों आदि लगा रहता है। मतलब यह आश्रित है, जो वाक्य गौण होता है अर्थात जो दूसरे पर आश्रित होते हैं। तो इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं वो आश्रित उपवाक्य कहलाते हैं। और प्रधान, प्रिंसिपल क्लाउज, किसी वाक्य में जो उपवाक्य स्वतंत्र अथवा प्रधान रूप से विद्यमान होता है उसे प्रधान उपवाक्य कहते हैं। जैसे वह छात्र उत्तीर्ण हो जाएगा, यह वाक्य तो है लेकिन साथ साथ यदि उसमें जुड़ा हुआ है जो परिश्रम करेगा तो इसमें प्रधान वाक्य क्या है? वह छात्र उत्तीर्ण हो जाएगा। प्रधान वाक्य वह छात्र उत्तीर्ण हो जाएगा, उपवाक्य क्या है इसमें? जो परिश्रम करेगा। तो इस वाक्य में वह छात्र उत्तीर्ण हो जाएगा एक प्रधान उपवाक्य है और जो परिश्रम करेगा वो क्या है? आश्रित उपवाक्य है। तो इस प्रकार से हमने उपवाक्य के बारे में भी देखा, जो 2 प्रकार के माने गए हैं, उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य और प्रधान उपवाक्य। तो हम बात कर रहे थे सरल वाक्य की। तो सरल वाक्य की जो परिभाषा, जैसे मैंने आपको बताया कि जिस वाक्य में केवल एक स्वतंत्र प्रधान उपवाक्य होता है उसे हम सरल वाक्य कहते हैं। जैसे सोहन खाता है, इसमें एक ही प्रधान उपवाक्य है, स्वतंत्र उपवाक्य है, एक ही वाक्य का प्रयोग किया गया है जो स्वतंत्र उपवाक्य है, तो वह सरल वाक्य कहलाएगा। संयुक्त वाक्य यानी कंपाउंड सेंटेंस, जिस वाक्य में एक से अधिक स्वतंत्र अथवा मुख्य उपवाक्य होते हैं संयुक्त उपवाक्य कहलाते हैं। जैसे राम ने खाना खाया और चला गया, तो राम ने खाना खाया, इसके साथ साथ एक और वाक्य है और चला गया। तो इसके साथ साथ जो दूसरा सेंटेंस हमने यूज़ किया, दूसरा उपवाक्य जो हमने यूज़ किया वो क्या कहलाया? संयुक्त उपवाक्य कहलाया। और मिश्र वाक्य यानी मिक्स्ड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जिसको कहते हैं, जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य हो तथा एक से अधिक आश्रित उपवाक्य हो उसे हम मिश्र वाक्य कहते हैं या मिश्रित वाक्य कहते हैं। जैसे जो व्यक्ति महान हो चुके हैं, उनके जीवन की दिनचर्या से और रहन सहन से यह पता चलता है कि उनका जीवन सादगी से व्यतीत होता था। देखिए इसमें कितने, एक तो लंबा सेंटेंस है और साथ ही साथ 3-4 वाक्यों का इसमें प्रयोग किया गया है, यानी मिश्रित बहुत सारे वाक्य हैं। एक प्रधान वाक्य के वाक्य के साथ साथ 2 और उपवाक्य जुड़े हुए हैं, 2 और आश्रित उपवाक्य जुड़े हुए हैं। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं वो मिश्रित वाक्य कहलाते हैं।
तो व्याकरण के आधार पर वाक्य के 3 भेद बताए गए हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। अब हम लोग व्याकरण के आधार पर हम लोगों ने देख लिया, और दूसरा आधार हम देखते हैं वाक्यों के दूसरे आधार पर, जो वाक्यों के भेद बताए गए हैं अर्थ के आधार पर में, अकॉर्डिंग टू मीनिंग। अर्थ के आधार पर में वाक्यों के जो प्रकार हैं वो मुख्य रूप से 8 प्रकार बताए गए हैं। पहला विधिवाचक वाक्य, दूसरा निषेधवाचक वाक्य, तीसरा आज्ञासूचक वाक्य, चौथा प्रश्नसूचक वाक्य या प्रश्नवाचक वाक्य, पांचवा विस्मयादि बोधक वाक्य, छठा इच्छाबोधक वाक्य, सातवां संदेह सूचक वाक्य और आठवां संकेतार्थक वाक्य। आइए एक एक करके सारे वाक्यों को हम लोग देखते हैं, अर्थ के आधार पर में किस प्रकार से वाक्यों का वर्गीकरण किया गया है। पहला है विधिवाचक वाक्य। अब ये विधिवाचक वाक्य कहलाता है जिस वाक्य में किसी बात के होने का बोध होता हो। जिस वाक्य में किसी बात के होने का बोध होता हो उसे हम विधिवाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे वह पत्र लिख रहा है, इस वाक्य में पत्र लिखने का आभास हो रहा है, यानी कोई व्यक्ति या कोई आदमी पत्र लिख रहा है, किसी काम के होने का बोध समझ में आ रहा है। तो इस प्रकार के वाक्य को हम विधिवाचक वाक्य कहते हैं। निषेधवाचक वाक्य, निषेध, जिस वाक्य में किसी बात के ना होने का बोध होता हो उसे हम निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। ना होने का, नहीं होने का। जैसे पहले ही सेंटेंस को लें, वह पत्र नहीं लिख रहा है। एक वाक्य था जिसमें कुछ काम किया जा रहा है, लेकिन एक वाक्य क्या है जिसमें कुछ नहीं किया जा रहा है, पत्र नहीं लिख रहा है, वह पत्र नहीं लिख रहा है, यानी इस वाक्य में पत्र नहीं लिखने का आभास हो रहा है। इसका मतलब क्या है, यह वाक्य जो है निषेधवाचक वाक्य है। तीसरा वाक्य देखते हैं आज्ञासूचक वाक्य। आज्ञासूचक वाक्य क्या कहलाता है, वो वाक्य जिसमें आज्ञा देने का बोध होता हो, जिसमें हम आज्ञा देते हैं, हम जिसमें परमिशन देते हैं, जिसमें हम कुछ इंस्ट्रक्शन देते हैं, उस वाक्य को हम क्या कहते हैं, आज्ञासूचक वाक्य कहते हैं। जैसे तुम दिल्ली जाओ, किसी को आदेश दिया जा रहा है, किसी को कुछ परमिशन ग्रांट किया जा रहा है, तो इस प्रकार के जो वाक्य हैं वो आज्ञासूचक वाक्य कहलाते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य, जिस वाक्य में कुछ जानने की इच्छा प्रकट होती हो, उत्सुकता, किसी प्रकार की जिज्ञासा, तो उस प्रकार के वाक्य को हम प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे क्या आप जानते हैं, क्या आप खाना खाएंगे, क्या आप गांव जाएंगे, तो इस प्रकार के जो सेंटेंसेज हैं वह प्रश्नवाचक वाक्य कहलाएंगे। उसके बाद है विस्मयादि बोधक वाक्य। जिस वाक्य में हर्ष हो, शोक हो अथवा आश्चर्य प्रकट किया जाता हो उसे हम विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं। जैसे वाह कितना प्यारा बालक है, वाह कितना अच्छा मौसम है, आह मुझे चोट लग गई, या फिर अच्छा उसने बहुत अच्छा काम किया, अच्छा उसने कितनी अच्छी बात कही, अच्छा उसने ऐसा कहा, अच्छा उसने ऐसा खाना बनाया। तो इस प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं वो विस्मयादि बोधक वाक्य कहलाते हैं। इच्छाबोधक वाक्य, जिस वाक्य में किसी प्रकार की इच्छा की अभिव्यक्ति हो, ये छठा प्रकार है। इच्छाबोधक वाक्य, जिस वाक्य में किसी प्रकार की इच्छा की अभिव्यक्ति हो तो उसे हम इच्छाबोधक वाक्य कहते हैं। जैसे तुम खूब मेहनत करो, तुम खूब मेहनत करो, तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। इसमें एक इच्छा प्रकट की जा रही है कि किसी को कहने से कुछ न कुछ उसको लाभ हो सकता है, तो इस प्रकार की इच्छा व्यक्त की जा रही है। तुम खूब मेहनत करो, किसी को मेहनत करने के लिए कहा जा रहा है। क्यों? क्योंकि तुम मेहनत करोगे तो तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। तो इस प्रकार से एक और उदाहरण देखें, ईश्वर से यही विनती है कि मेरे बेटे को ठीक कर दे। इच्छा है, इच्छा प्रकट की जा रही है ईश्वर से प्रार्थना है या ईश्वर से हमारी विनती है कि वो हमारे बेटे को ठीक कर दे या वो हमारे पुत्र को ठीक कर दे। एक इच्छा प्रकट की जा रही है। तो इस प्रकार के जो सेंटेंसेज होते हैं वो इच्छाबोधक वाक्य कहलाते हैं। सातवां संदेह सूचक वाक्य, संदेह प्रकट करना। जिस वाक्य में किसी भी प्रकार का संदेह या शंका प्रकट करे या संदेह या शंका प्रकट हो तो उसे हम संदेह सूचक वाक्य कहते हैं। जैसे हो सकता है कि मुझे गांव जाना पड़े, हो सकता है कि मुझे गांव जाना पड़े, या ऐसा हो सकता है कि 5 मार्च को शैक्षणिक सर्वे कार्यक्रम का आयोजन किया जाए। तो ये शंका भी है और संदेह भी व्यक्त की जा रही है। तो इस प्रकार के जो सेंटेंसेज हैं या इस प्रकार के जो वाक्य हैं वो संदेह सूचक वाक्य कहलाते हैं। संकेतार्थक वाक्य, 8वां प्रकार देखिए, जिस वाक्य में किसी बात को संपूर्ण रूप से स्पष्ट न करके केवल उसका संकेत होता है। कि जिस वाक्य में किसी बात को संपूर्ण रूप से स्पष्ट न करके केवल उसका संकेत हो तो उसे हम संकेतार्थक वाक्य कहते हैं। जैसे यदि तुम मेहनत से बचोगे या यदि तुम मेहनत से पढ़ोगे तो अवश्य सफलता मिलेगी, यानी एक संकेत प्रकट किया जा रहा है। माने उसको कहा जा रहा है कि आप यदि ऐसा काम करेंगे तो आपको ये लाभ होगा।
तो इस प्रकार से जो सेंटेंसेस होते हैं वो संकेतार्थक वाक्य कहलाते हैं। एक और उदाहरण देख लीजिए, यदि तुम आज यहाँ आते तो कितना अच्छा होता। यदि तुम आज यहाँ आते, संकेत पकड़ दिया जा रहा है कि यदि तुम यहाँ आते तो कितना अच्छा होता। तो इस प्रकार से हम लोगों ने क्या देखा, अर्थ के आधार पर में वाक्य के जो 8 प्रकार हैं, विधिवाचक, निषेधवाचक, आज्ञासूचक, प्रश्नवाचक, विस्मयादिबोधक, इच्छाबोधक, संदेह सूचक और संकेतार्थक वाक्य। इन सारे चीज़ों के बारे में हम लोगों ने जाना। 8 प्रकार के वाक्यों के प्रकार जो हैं अर्थ के आधार पर में किए गए हैं, उनके बारे में हम लोगों ने जाना। जैसे कि मैंने आपको बताया कि वाक्यों का वर्गीकरण जो है 4 प्रकार से किया गया है। व्याकरण के आधार पर 3 प्रकार, जैसे मैंने आपको बताया, सरल, संयुक्त और मिश्रित, और अर्थ के आधार पर 8 प्रकार बताए। अब हम बात करेंगे साहित्य के आधार पर में और सबसे लास्ट में क्रिया के आधार पर। तो साहित्य के आधार पर वाक्यों के जो भेद हैं वो 2 माने गए हैं, एक संयत वाक्य और एक शिथिल वाक्य। संयत शब्द पर ध्यान दीजिएगा, संयत वाक्य और शिथिल वाक्य। अब ये संयत वाक्य क्या कहलाता है, साहित्य के दृष्टिकोण से हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो साहित्य के दृष्टिकोण से कहा गया है कि वे वाक्य जिनका कोई पद पढ़ने के बाद आगे का पद पढ़ने की इच्छा होती है, जो भावों के स्पष्टीकरण में समर्थ होता है, उसे हम संयत वाक्य कहते हैं। जैसे, मुझे उस दिन की बात याद है जब मेरे और तुम्हारे पिताजी श्री बद्रीनाथ जी की यात्रा से लौटते समय कोडरमा जंक्शन पर उतरे थे और हम सब ने उनका स्वागत किया था। क्या मतलब समझ में आया आपको? इसका मतलब यह हुआ कि जब हम कोई वाक्य पढ़ते हैं या यदि हम कोई वाक्य बोलते हैं और उससे भावों की स्पष्टीकरण होती है या वो भाव को स्पष्ट करने में समर्थ होते हैं, तो उसे हम संयत वाक्य कहते हैं। साहित्य की दृष्टि से जो पहला प्रकार है संयत वाक्य का, वो यही है। मतलब हम वे वाक्य जिनका कोई पद पढ़ने के बाद आगे के पद पढ़ने की हमें इच्छा प्रकट होती हो या आगे का पद हमको बोलना पड़े। जैसे मैं यदि यही कहता कि मुझे उस दिन की बात याद है, मुझे उस दिन की बात याद है, और मैं चुप हो जाऊं या उसके बाद कुछ लिखूं नहीं, तो ये संयत वाक्य नहीं कहलाएगा। संयत वाक्य के साथ साथ इसमें जिज्ञासा की बात हो रही है कि इसके आगे का क्या पद है या इसके आगे क्या बोला जाएगा। जब तक पूरा नहीं बोला जाएगा, हो सकता है कि एक सेंटेंस हो, दूसरा सेंटेंस हो, उससे तीसरा सेंटेंस जुड़ा हो या जोड़ने की बात हो या 4-5 सेंटेंसेस जुड़ जाए। तो जब तक वो कंप्लीट एक सेंटेंस नहीं बनेगा, शुरू से लेकर लास्ट तक, सेंटेंस का मतलब यहाँ ये कि 3, 4, 5, 6, 7, 10 सेंटेंस बन जाएंगे, तभी जाकर के वो संपूर्ण चीज़ों के बारे में समझ में आएगा। तो साहित्य के दृष्टिकोण से पहला प्रकार संयत वाक्य का। दूसरा प्रकार है शिथिल वाक्य। अब ये शिथिल वाक्य क्या है? शिथिल वाक्य के बारे में कहा गया है कि जिन वाक्यों का महत्वपूर्ण भाग सबसे पहले आ जाता है और उस भाव की व्याख्या या पुनरावृत्ति करनी पड़ती है, तो उसे हम शिथिल वाक्य कहते हैं। जैसे, बिरला के पास लाखों रुपया है, बिरला के पास लाखों रुपया है, वह करोड़पति है। फिर से समझिए इसको, जिन वाक्यों का महत्वपूर्ण भाग सबसे पहले आ जाता है। वाक्य क्या था? बिरला के पास या टाटा के पास अरबों रुपया है, इसलिए वह करोड़पति है। तो पहला वाक्य क्या है? बिरला के पास या टाटा के पास अरबों रुपया है। ठीक है, ये एक पहला प्रधान वाक्य है और ये महत्वपूर्ण है लग रहा है, लेकिन इसके साथ साथ एक छोटी सी चीज़ जुड़ी हुई है, दूसरा उपवाक्य जुड़ा हुआ है। वो क्या है? बिरला के पास करोड़ रुपया है, वह एक करोड़पति है, या इसलिए वह करोड़पति है। तो वह करोड़पति क्या है? इसमें एक शिथिल वाक्य है। जैसे, हमारा देश कृषि प्रधान देश है, और इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है? यहाँ के अधिकांश लोग खेतीबाड़ी करते हैं। इस वाक्य में प्रधान वाक्य क्या है या महत्वपूर्ण भाग क्या है इस वाक्य का? कि हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है, लेकिन इसके साथ हमने क्या जोड़ दिया? क्योंकि यहाँ के अधिकांश लोग या बहुतायत लोग जो है अधिक मात्रा में खेतीबाड़ी करते हैं, इसलिए हमारा देश जो है कृषि प्रधान देश है। तो इस वाक्य में जो शिथिल वाक्य है वो क्या हुआ? यहाँ के अधिकांश लोग खेतीबाड़ी करते हैं। प्रधान भाग क्या हो गया? हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा साहित्य के आधार पर भी भाषा के वाक्य के 2 भाग हैं, संयत वाक्य और शिथिल वाक्य। इसके साथ साथ एक और है साहित्य के आधार पर, माफ़ कीजिएगा, साहित्य के आधार पर में एक और है सेंटेंस
संजित वाक्य की चर्चा हमने कर ही डाली, शिथिल वाक्य की चर्चा हमने कर ही डाली, और एक वाक्य और है संतुलित वाक्य। देखिए छूट गया था, 3 प्रकार के होते हैं साध्य के आधार पर में। तो तीसरा क्या है? संतुलित वाक्य। जिन वाक्यों के वाक्यांश, वाक्यांश मतलब वाक्यों के अंश से है, जिन वाक्यों के वाक्यांश आपस में जुड़े रहते हैं और किसी एक वाक्यांश के निकाल देने से भाव अधूरा रह जाता है और प्रत्येक वाक्यांश का अपना अस्तित्व होता है, तो इस प्रकार के वाक्य को हम संतुलित वाक्य कहते हैं। जैसे सत्यम शिवम और सुंदरम एक दूसरे से भिन्न होते हुए भी भिन्न नहीं है। जो सत्य है वही शिव है, जो शिव है वही सत्य है, और जो सत्य एवं शिव दोनों है वही सुंदर है। अच्छा, अब ये बताइए कि ये सत्यम शिवम सुंदरम शब्द जो है, या ये जो सेंटेंस है, इसको यदि हम विश्लेषित करना चाहें, एक्सप्लेन करना चाहें, तो हमें सब चीज़ों को मिला करके चलना होगा। सत्य को हटा नहीं सकते, या शिवम को हटा नहीं सकते, या सुंदरम को हटा नहीं सकते। सत्य शिव को रखेंगे और सुंदरम को हटा देंगे तो वो भी नहीं चलेगा, या सत्य शिव सुंदरम को रखेंगे या शिवम को नहीं रखेंगे तो वो भी नहीं चलेगा। तो एक कंप्लीट सेंटेंस को बनाने के लिए हमें सत्यम शिवम सुंदरम तीनों चीज़ों को वर्णित करना पड़ेगा, तीनों चीज़ों को हमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा, तभी जाकर के एक संतुलित वाक्य बन पाएगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि साहित्य के आधार पर में वाक्य के 3 प्रकार हैं। संयत वाक्य, उसके बाद शिथिल वाक्य, और फिर संतुलित वाक्य। चलिए अब हम लोग लास्ट में क्रिया के आधार पर में वाक्यों के भेद देख लेते हैं। अब है कि क्रिया के आधार पर में वाक्य के 3 प्रकार बताए गए हैं: कर्तृ प्रधान वाक्य, कर्मवाचक वाक्य और भाव प्रधान वाक्य। तो कर्तृ प्रधान वाक्य क्या है? जिन वाक्यों में क्रिया कर्ता प्रधान होता है, ध्यान दीजिए, जिन वाक्यों में क्रिया कर्ता प्रधान होता है तथा कर्म का होना या ना होना आवश्यक नहीं होता, तो ऐसे वाक्य जो है वो कर्तृ प्रधान वाक्य या कर्ता प्रधान वाक्य कहलाता है। जैसे मोहन पढ़ता है, गीता गाती है, मतलब इसमें क्या है? जो क्रिया है वो कर्ता प्रधान है और कर्म का होना कोई आवश्यक नहीं है। जैसे मोहन पढ़ता है, इसमें ये कौन सा वाक्य है? यदि हम क्रिया के आधार पर वाक्यों के भेद देखें तो यह कर्तृ प्रधान वाक्य या कर्ता प्रधान वाक्य हो गया। इसमें क्रिया की कोई ज़रूरत नहीं है। मोहन पढ़ता है, सीता गाती है, राम खाता है, तो इससे इस प्रकार के वाक्य में क्रिया का होना जरूरी नहीं है। और इस प्रकार के जो भी वाक्य होंगे वो कर्ता प्रधान वाक्य कहलाएंगे। दूसरा है कर्मवाचक वाक्य। अब ये कर्मवाचक वाक्य क्या है? कर्मवाचक वाक्य में कहा गया है कि जिन वाक्यों में क्रिया प्रधान होती है, क्रिया कर्म प्रधान होती है, जिन वाक्यों में क्रिया कर्म प्रधान होती है, अर्थात जिन वाक्यों में कर्म का होना आवश्यक है। पहला हमने देखा कि जहाँ कर्म का होना आवश्यक नहीं था, लेकिन यहाँ पर कर्म का होना आवश्यक है। जैसे सीता खाना खाती है, सीता खाना पकाती है। इसमें क्या है? पकाना क्रिया है और खाना क्या है? कर्म है। खाना क्या है? कर्म है। पकाना क्या है? क्रिया है। राम गीत गाता है, श्याम कलम से लिखता है। तो इस प्रकार से यदि हम देखें तो इस प्रकार से जो वाक्य होंगे वो कर्मवाचक वाक्य कहलाएंगे। भाववाचक वाक्य देखिए, क्रिया के आधार पर जो वाक्य के तीसरा प्रकार है वो है भाववाचक वाक्य। पहला हमने देखा कर्ता प्रधान, दूसरा हमने देखा कर्मवाचक, और तीसरा है भाव प्रधान। अब भाव प्रधान वाक्य क्या है? वे वाक्य जिसमें केवल क्रिया प्रधान हो। देखिए, इसमें पहला था क्या? जिसमें कर्ता प्रधान हो। दूसरा क्या था? जिसमें कर्म प्रधान हो। तीसरा क्या है? जिसमें क्रिया प्रधान हो। अब वो भाव प्रधान वाक्य कहलाता है। कैसे? जैसे भिखारी की दीन दशा को देखकर वह रो पड़ा। भिखारी की दीन दशा को देख करके वह रो पड़ा। अब इसमें क्या है? भाव प्रधान वाक्य कैसे निकल रहा है, क्रिया प्रधान वाक्य कैसे निकल रहा है? यदि हम ये लिख देते या ये कहते कि भिखारी की दीन दशा को देखकर वह रो पड़ा, जो ये सेंटेंस पूरा सेंटेंस है, यदि हम इसको ऐसे ना बोल करके यदि हम ये कहें कि भिखारी की दीन दशा ठीक नहीं है, लेकिन इसमें हमने क्रिया का कहीं यूज ही नहीं किया, हमने केवल कर्ता का यूज किया, हमने कर्म का यूज किया, क्रिया का यूज ही नहीं किया। और क्रिया का यूज तभी करेंगे जब संपूर्ण क्रिया का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि तभी जाकर के संपूर्ण वाक्य कहलाएगा, संपूर्ण वाक्य बनेगा। भिखारी की दीन दशा को देख करके
वह रो पड़ा, या भिखारी की दीन दशा को देख करके मैं रो पड़ा। तो इसमें क्रिया भी आ गया और तब जाकर के एक संपूर्ण वाक्य बन गया। तो इस प्रकार से जो है वाक्य का जो भेद है, वर्गीकरण है, हमने देखा 4 प्रकार से। व्याकरण के आधार पर देखा, अर्थ के आधार पर देखा, साहित्य के आधार पर देखा और क्रिया के आधार पर देखा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने वाक्य को देखा। अब है कि बहुत सारे वाक्य के बहुत सारे नियम हैं और उन नियमों के आधार पर में जो है वाक्य की रचना की जाती है। वाक्य की रचना की जाती है क्योंकि बिना नियम के वाक्य नहीं बनाए जा सकते। और नियम हमने देखा है ना, पदक्रम जब हम लोग चर्चा कर रहे थे उसमें आया था, पहले कर्ता रखेंगे, फिर कर्म रखेंगे, फिर क्रिया रखेंगे। तो ये एक नियम है हिंदी भाषा का और इसी आधार पर में हमें सब कुछ चलाना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है। अब है कि कुछ और चीज़ें हैं। अर्थ संगति जो है वह भी एक वाक्य में होना बहुत ज़रूरी है, जिसको हम योग्यता ही कहते हैं। कुछ वाक्य होते हैं अल्पांग वाक्य कहलाते हैं, अध्याहार जिसको कहते हैं। जैसे कहा जाता है अध्याहार वाक्य की बात करें, अल्पांग वाक्य की बात करें तो बोलचाल के क्रम में प्रायः व्यक्ति वाक्य के प्रयोग के दौरान कुछ अंशों को लोप कर देते हैं और कभी कभी तो केवल 1-2 शब्दों का ही प्रयोग करते हैं और फिर भी अर्थबोध में कोई बाधा उत्पन्न नहीं होती है। तो इस प्रकार का जो लक्षण होता है वाक्यों का वो अध्याहार या अल्पांग वाक्य कहलाता है। अध्याहार से वाक्य का रूप छोटा हो जाता है और अर्थ वही निकलता है। जैसे खाना खा लिया, हाँ, क्या, रोटी दाल। देखिए इसमें कितने शब्दों का लोप है, कितने सेंटेंसेस का लोप है, लेकिन फिर भी ये 2-4 शब्द सारे वाक्य का हमें बोध करा रहा है। सभी वाक्य अधूरे हैं किंतु हमें विचार का बोध करा रहा है, साथ में अर्थ ग्रहण का भी बोध करा रहा है। तो इस प्रकार से ऐसे अर्थबोध के बारे में या रचना दृष्टि के बारे में अध्याहार जो है अल्पांग वाक्यों को 4 भागों में बांटा गया है। देखिए, पहला है संबोधन, वृत्ति, मनोभाव, अभिवादन सूचक अल्पांग वाक्य। जैसे नमस्कार, हम किसी को संबोधित करते हैं और कहीं जाते हैं, नए व्यक्ति से मिलते हैं तो क्या कहते हैं, नमस्कार, है ना। एक शब्द बोल करके ही हम अपने भावों की अभिव्यक्ति कर लेते हैं। जैसे हे भगवान, ये संपूर्ण वाक्य तो है नहीं, लेकिन हे भगवान से ही हम भगवान को संबोधित कर रहे हैं। जैसे लगे रहो, शुक्रिया, शाबाश, धन्यवाद, वाह। तो ऐसे जो शब्द हैं वो सारे शब्द अल्पाहार शब्द हैं और ये सभी शब्द जो हैं कहीं न कहीं संपूर्ण वाक्य का हमें बोध कराते हैं। इसमें बहुत सारे शब्द जो हैं या बहुत सारे सेंटेंस का लोप हो जाता है। दूसरा है संदर्भ या प्रसंग सूचक अल्पांग वाक्य। संदर्भ या प्रसंग सूचक अल्पांग वाक्य, जैसे मान लीजिए हम ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं तो हम कह सकते हैं कब पहुंचेगी, लेट है, कोलकाता 5 घंटे। किसी ने पूछा कब पहुंचेगी, किसी ने कहा कोलकाता। कब पहुंचेगी, लेट है, या कहाँ हम जा रहे हैं, या ट्रेन कहाँ जाएगी, या ये कहाँ जाएगी। तो ऐसे सारे जो चीज़ें हैं, संदर्भ है, यदि हम यात्रा कर रहे हैं तो स्वाभाविक है यहाँ पर में लोग समझ जाएंगे कि ये ट्रेन के बारे में कहा जा रहा है, ये ट्रेन कहाँ जाएगी, या ये लेट है तो कितने लेट है, इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो इसमें भी बहुत सारे अधूरे वाक्य हैं, लेकिन इससे हमें संदर्भ के आधार पर में संपूर्ण वाक्यों की प्रतीति हो रही है। तीसरा है पूरक अल्पांग वाक्य। अब ये पूरक अल्पांग वाक्य क्या कहलाता है, इसके बारे में कहा गया कि सामान्यतः बोलचाल के दौरान वाक्यों में कुछ वाक्यों के 1-2 घटक वाक्य के बाद एक अन्य अल्पांग वाक्य के रूप में आते हैं। जैसे मैं कल लौटूंगा 3 बजे। देखिए कितना अच्छा सेंटेंस बना है यहाँ पे, लेकिन फिर भी भावों की अभिव्यक्ति हो रही है। जैसे मैं कल लौटूंगा और उसी ने वही कह रहा है 3 बजे, मैं कल लौटूंगा पूर्ण विराम 3 बजे पूर्ण विराम। तो सेंटेंस शब्दावली देख लीजिए, इसका बहुत सारी चीज़ों का लोप हो रहा है, लेकिन फिर भी विचारों की अभिव्यक्ति हो रही है। उसी तरह से वह आज आ रहा है शाम की गाड़ी से,
वह आज आ रहा है शाम की गाड़ी से। तो इस प्रकार के जो वाक्य हैं पूरक अल्पांग वाक्य कहलाते हैं। चौथा प्रकार क्या है? संयुक्त अल्पांग वाक्य। संयुक्त अल्पांग वाक्य क्या है? वाक्यों में समान धर्मी घटकों के दोहराव से बचने के लिए वक्ता प्रायः उनमें से एक घटक का लोप कर देता है। जैसे मैं भी घर जाऊंगा, लोप कर दे रहा है, मैं भी घर जाऊंगा लेकिन अभी नहीं। माँ सो रही है और बच्चा भी, है ना। संयुक्त अल्पांग वाक्य समान धर्मी घटकों के दोहराव से बचने के लिए वक्ता प्रायः उनमें से एक घटक का लोप कर देता है। मैं भी जाऊंगा लेकिन अभी नहीं, मैं खाना खाऊंगा लेकिन अभी नहीं, या मैं सोऊंगा थोड़ी देर के बाद। तो इस प्रकार से जो है संयुक्त अल्पांग वाक्य ये सब है। तो हम लोगों ने बड़े विस्तार से इन सब चीज़ों के बारे में जाना। अब रही बात कि जो वाक्य रचना शिक्षण है, वाक्य रचना कहते किसको हैं? वाक्य रचना कहा गया है कि विचारों की अभिव्यक्ति का प्रमुख साधन भाषा है। सुगठित वाक्य ही हमारी अभिव्यक्ति को प्रभावशाली बनाता है। वाक्य की थोड़ी सी भी शिथिलता अभिव्यक्ति को प्रभावहीन बना देती है। बहुत अच्छी बात है। इसलिए अपनी बात को मौखिक या लिखित रूप से अभिव्यक्त करते समय वक्ता या लेखक को वाक्य रचना के संबंध में बहुत अधिक सावधान रहने की जरूरत है। शब्दों के अर्थ, उसके भाव, उसके प्रयोग, उसके क्रम, उसकी विभक्ति आदि को ध्यान में रखते हुए ही वाक्य को व्यवस्थित किया जाता है और इसी को हम वाक्य रचना कहते हैं, यानी सेंटेंस कंपोजिशन कहते हैं। वाक्यों की सुगठित रचना पर ही किसी भी अभिव्यक्ति की स्पष्टता, सुबोधता, सुंदरता एवं सशक्तता निर्भर करती है। यदि वाक्यों में प्रत्येक शब्द अपने उचित स्थान पर रखा गया है तब तो वाक्य रचना ठीक कहलाएगी, परंतु यदि एक भी शब्द का अनुचित प्रयोग होते ही वाक्य रचना शिथिल और दोषपूर्ण हो जाती है। इसीलिए वक्ता को या लेखक के अभिप्राय को जो परिवर्तित कर देती है, इसलिए हमें बहुत अधिक सावधान रहने की ज़रूरत है। तो बच्चों, बताने को बहुत कुछ है, मैंने बहुत कुछ बताया भी है। नियम, इसलिए मैं इस पर विस्तार से चर्चा नहीं करूँ क्योंकि एक दो नियम नहीं है, बहुत सारे नियम हैं जिसके आधार पर में वाक्यों की रचना होती है। लेकिन हिंदी भाषा में याद रखिएगा, पहले कर्ता, फिर जो है कर्ता, मैंने पहले बताया है आपको। एक बार यहाँ पर चर्चा चल रही थी ना कि जहाँ पर मैं एक आया था कि हम पदक्रम में आ रहा था बात कि पहले कर्ता, फिर कर्म, फिर क्रिया। ये मेन जो हमारा नियम है, इसी को दिमाग में रखना है और इसी पर में अनेक प्रकार के नियमों की रचना की गई है वाक्य को बनाने के लिए। तो हमें सबसे महत्वपूर्ण ये चीज़ ध्यान रखना होगा, कर्ता, कर्म और क्रिया भाषा में। तो आगे हम बात करते हैं। हिंदी वाक्य में चिन्हों का भी बहुत सारा प्रयोग होता है। चिन्ह में पूर्ण विराम, अल्प विराम, अर्ध विराम, प्रश्नसूचक विराम, विस्मयादिबोधक विराम, अपूर्ण विराम, योजक एवं विभाजक, रेखिका, द्विबिंदु रेखिका, अवतरण चिन्ह, संक्षेपक, हंसपद, कोष्ठक, इतिश्री, ऐसे बहुत सारे चीज़ों का हम लोग यूज़ करते हैं। वाक्य विश्लेषण भी है, सेंटेंस एनालिसिस भी हम लोग करते हैं और उस आधार पर में भी जो है वाक्यों को बनाते समय बहुत सारी चीज़ों को ध्यान रखना पड़ता है। इस वीडियो का सबसे अंतिम भाग पे मैं आ रहा हूँ। हिंदी वाक्य रचना शिक्षण की बात करें, टीचिंग ऑफ हिंदी सेंटेंस कंपोजिशन की बात करें, तो हम कुछ महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है और एक शिक्षक के तौर पर, एक भाषा अध्यापक के तौर पर ये समझना बहुत ज़रूरी है। जब हम भाषा की शिक्षा दें तो अध्यापक को बहुत ही सतर्कता के साथ वाक्य रचना की विधिवत शिक्षा बच्चों को देनी चाहिए। तो इसके लिए क्या क्या करना चाहिए? पहला नियम, यानी पहली बात जो है, वाक्य रचना शिक्षण जो है वो व्याकरण शिक्षण का ही एक अंग है। हम जितनी चीज़ें अभी चर्चा की हैं वो सारी चीज़ें व्याकरण से जुड़ी हुई हैं। इसलिए वाक्य रचना शिक्षण के लिए अध्यापक को उन्हीं विधियों का प्रयोग करना चाहिए जो व्याकरण शिक्षण के लिए उपयुक्त मानी गई है। देखिए, सभी विषय को पढ़ाने के लिए शिक्षण विधि का इस्तेमाल किया जाता है। तो व्याकरण को पढ़ाने के लिए पूर्व के बहुत सारे वीडियो में मैंने कहा है कि आगमन और निगमन विधि की सहायता से बहुत सारे विषयों को पढ़ाया जाता है, लेकिन उसमें व्याकरण जो है, आगमन निगमन विधि का प्रयोग सबसे अधिक व्याकरण में होता है। इसके साथ साथ समवाय विधि है, भाषा साहचर्य विधि है, खेल विधि है, प्रयोग विधि है, ये सब सारे विधि
व्याकरण में प्रयुक्त किए जाते हैं। तो इन सारे विधियों की सहायता से हम वाक्य रचना शिक्षण को बहुत अच्छी तरीके से बच्चों को एक्सप्लेन कर सकते हैं। दूसरा, व्याकरण पढ़ाते समय अन्य नियमों के साथ साथ वाक्य रचना के संबंधित बहुत सारे नियम जो हैं और उसके सारे तत्वों का ज्ञान पूर्ण रूप से छात्रों को कराना चाहिए। जैसे वाक्य क्या है, वाक्य के कितने भेद हैं, वाक्य के कितने अंग होते हैं, वाक्य विश्लेषण क्या होता है, वाक्य विन्यास क्या होता है, वाक्य विन्यास में कौन कौन से तत्व होते हैं, कर्ता क्या है, कर्म क्या है, क्रिया क्या है, विशेषण क्या है, योजक क्या है। तो इन सारे चीज़ों के बारे में आपको छात्रों को बताना पड़ेगा। कोई भी चीज़ छूटने न पाए, एक भी चीज़ छूटेगा तो बच्चे जो है नहीं समझ पाएंगे। चिन्ह का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, इन सब बातों को विस्तृत ज्ञान जो है वो छात्रों को देना है, ये हमें हमेशा ध्यान रखना है। तीसरी बात, वाक्य रचना तत्वों के पूर्ण ज्ञान के पश्चात वाक्य रचना का अभ्यास कराना बहुत ज़रूरी है। हम सारे चीज़ों के बारे में ज्ञान दे दिया लेकिन हमने अभ्यास नहीं कराया तो फिर शिक्षा अपूर्ण रह जाएगी, इसलिए अभ्यास कराना बहुत ज़रूरी है। तो व्याकरण के अवधि में, पीरियड में, टाइम टेबल में स्वतंत्र रूप से वाक्य रचना का अभ्यास कराने के साथ साथ भाषा की अन्य विधाओं का भी शिक्षण करते हुए हम वाक्य रचना का अभ्यास करा सकते हैं। जैसे गद्य शिक्षण के समय कहानी के बारे में, निबंध के बारे में, नाटक आदि के बारे में जो है हम बहुत सारे वाक्य रचनाओं के बारे में सिखा सकते हैं। मौखिक या लिखित रचना के समय जब हम पत्र लिख पाते हैं या कहानी लिख पाते हैं, प्रस्ताव आदि लिख पाते हैं, तथा और भी बहुत सारी चीज़ें, व्याकरण शिक्षण के समय हम वाक्य रचना का अभ्यास करा सकते हैं। गद्य शिक्षण के समय कहानी है, नाटक है, निबंध है, इन सारे विषय वस्तुओं से संबंधित प्रश्न पूछकर छात्रों के को हम कहेंगे कि आप पूरे वाक्यों में अपना उत्तर दीजिए। पढ़ाने के उपरांत पाठ का सारांश हम जब छात्रों से पूछेंगे तो और बच्चों से कहलवाएंगे तो इसके माध्यम से अनेक प्रकार के सेंटेंस बच्चे बोलेंगे। शब्दों की व्याख्या, यदि हम कोई शब्द लें और उनको कहें कि इसको ठीक है एक्सप्लेन करो और इससे वाक्य बनाओ, तो बच्चे में अनेक प्रकार के वाक्य बनाने की कला विकसित होगी और वाक्य गठन कर पाएंगे, वाक्य को बना सकेंगे, वाक्यों की संरचना तैयार कर सकेंगे। साथ ही साथ पढ़ाए गए पाठ से रुचिकर अंश निकलवाना या लिखवाना। जब हम पूरे टीचिंग कर लेते हैं, गद्य का हो चाहे पद्य का हो चाहे व्याकरण का हो, तो हम बच्चों को कह सकते हैं कि आपको इसमें से ऐसे सेंटेंस को चुनना है जो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है, जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो बच्चे उस चीज़ को ढूंढ करके निकालेंगे। साथ ही साथ पठित गद्यांश में प्रयुक्त वाक्यों के अलग अलग भेद पूछना। कुछ ऐसे, जब हम गद्यांश पढ़ लेते हैं तो कुछ ऐसे सेंटेंस को चुन लें और फिर बच्चों को कहें कि इस सेंटेंस का इस सेंटेंस से क्या भेद है या क्या अंतर आप देखते हैं, इसको एक्सप्लेन करके बताओ। तो इससे बच्चे बहुत सारे उत्सुक होकर के, जिज्ञासापूर्वक वाक्यों की रचना कर सकेंगे। गद्यांश के वाक्यों को सरल वाक्यों में परिवर्तित करवाना। यदि इस गद्यांश में थोड़ा सा क्लिष्ट या कठिन शब्दावली का प्रयोग करते हुए कोई सेंटेंस बनाया गया है तो बच्चों से कह सकते हैं कि आप इस सेंटेंस को सरल वाक्यों में बनाइए या सरलता प्रदान करिए, तो बच्चे सोच विचार करके उन सब चीज़ों को करेंगे। साथ ही साथ मौखिक या लिखित रचना के समय भी अनेक प्रकार के कार्य करवाए जा सकते हैं। रचना के लिए रुचिकर विषय का चुनाव कर छात्रों से अपने शब्दों में रचना कार्य करने के लिए कह सकते हैं। जैसे क्या क्या कर सकते हैं, पत्र लिखवा सकते हैं, निबंध लिखवा सकते हैं, कहानी लिखवा सकते हैं और कहानी कहलवा भी सकते हैं। संक्षेपीकरण, संक्षेपण जानते ही होंगे आप, संक्षेपण करा सकते हैं। और पठित गद्यांश आदि का सार लिखने के लिए कह सकते हैं। कोई गद्यांश को दे दिया और उसको पढ़ने को काम कहेंगे इसके सार को लिखो। रूपरेखा के आधार पर मैं कहानी, निबंध आदि लिखने को लिए कह सकते हैं। कोई एक रूपरेखा हमने बच्चों को बता दी, एक आउटलाइन दे दिया और कहेंगे कि ठीक है इस आधार पर आगे कहानी की रचना करिए या एक निबंध लिखिए। इसी प्रकार से व्याकरण शिक्षण में वाक्य रचना से संबंधित बहुत प्रकार के कार्य करवाए जा सकते हैं। जैसे सरल वाक्यों की रचना करवा सकते हैं, अपूर्ण वाक्यों का पूरा करना ये भी हम करवा सकते हैं। वाक्यों में लिंग एवं वचन के अनुसार वाक्य को परिवर्तित करना। वाक्य में जब लिंग और वचन परिवर्तन होते हैं तो वाक्य भी परिवर्तित हो जाते हैं। तो इस प्रकार के अभ्यास हम बच्चों से करवा सकते हैं। शब्दों को अव्यवस्थित कर देंगे और बच्चों को कहेंगे कि इसको उचित क्रम में सजाओ और फिर वाक्य बनाओ, ऐसा कर सकते हैं। अशुद्ध वाक्य लिखेंगे और बच्चों को कहेंगे कि आप इसे शुद्ध करके दिखाओ। बच्चों को कहेंगे कि आप मिश्रित वाक्य बनाओ, बच्चों को कहेंगे कि संयुक्त वाक्य बनाओ। साथ ही साथ विभक्ति, जो कारक विभक्ति है, कारक चिन्ह का प्रयोग है, उन सारे कारक चिन्हों के प्रयोग के बारे में बच्चों को सिखाएंगे और उसका अभ्यास करवाएंगे। वाक्यों में काल के अनुसार क्रिया का प्रयोग करवाना। जब हम काल की बात करेंगे तो यदि जैसे जैसे काल परिवर्तन होता है वाक्यों में, तो उस आधार पर क्रिया में भी परिवर्तन हो जाता है।
तो बच्चों को इस प्रकार से हम अभ्यास करा सकते हैं। साथ ही साथ समानार्थक शब्दों को अलग अलग वाक्यों में प्रयुक्त, यदि कोई समान अर्थ वाले शब्द हैं तो उनको हम अलग अलग वाक्यों में प्रयुक्त करना सिखाएंगे, बच्चों को प्रयोग करना सिखाएंगे हम बच्चों को। तो इस प्रकार से जो है भाषा की शिक्षा में वाक्य रचना संबंधी हम विभिन्न प्रकार के अभ्यास जो है बच्चों से करवा सकते हैं और इस प्रकार से शुद्ध वाक्य रचना की शिक्षा दी जा सकती है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि बहुत सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा प्रश्न का उत्तर हमेशा पूर्ण वाक्य में लेना चाहिए। ये छात्रों को हम प्रेरित करें, अभिप्रेरित करें, अभ्यास करवाएं कि आप कभी भी प्रश्नों के उत्तर दें तो हमेशा पूर्ण वाक्यों का प्रयोग करें। इसके साथ साथ छात्रों को कर्णप्रिय, सरल, प्रचलित एवं अवसर के अनुकूल शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य रचना का अभ्यास कराना चाहिए। जिस प्रकार के जो अवसर आए उसी प्रकार से जो है जो भी सरल और प्रचलित शब्द हैं उसी प्रकार से जो है बच्चों को कहें कि आप वाक्य रचना करके दिखाओ। छात्रों को कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक भाव को व्यक्त करने की योग्यता विकसित करनी होगी। ये देखिए, ये बहुत ज़रूरी है। कभी कभी हम अपने विचारों को अभिव्यक्त करने के फेर में या अभिव्यक्त करने की दृष्टि से कहना बहुत कम चाहिए, लेकिन आप इतना बोल देते हैं या इतना कहने लगते हैं कि लोग बोर हो जाते हैं। तो कम से कम शब्दों में लिखना या कम से कम शब्दों में अपने आप को एक्सप्लेन करने की भी आदत बच्चों को सिखानी पड़ेगी। इसके अलावा अध्यापक को प्रेम एवं सहानुभूति पूर्वक व्यवहार करते हुए छात्रों को शुद्ध वाक्य रचना के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। स्वाभाविक है, ये सब चीज़ें थोड़ा सा व्यवहारिक है, प्रैक्टिकल की चीज़ें हैं, अभ्यास की चीज़ें हैं। इरिटेशन बहुत ज़्यादा होता है, बच्चे काफ़ी सारी गलतियाँ करते हैं, तो शिक्षक को धैर्यपूर्वक, सहानुभूतिपूर्वक जो है बच्चों के साथ मतलब पेश आना चाहिए, प्रेम पूर्वक पेश आना चाहिए। क्योंकि यदि हम इन सब चीज़ों को पालन नहीं करेंगे, इन सब चीज़ों को ध्यान में नहीं रखेंगे तो बच्चे नहीं सीख पाएंगे, बच्चे जो है वो अग्रेसिव हो जाएंगे। तो हमें पैसेंस रखना होगा, गंभीरतापूर्वक इन सारे क्रियाकलापों को करना पड़ेगा। इसके अलावा विद्यालय में समय समय पर मौखिक एवं लिखित अभिव्यक्ति संबंधी क्रियाओं का, प्रतियोगिताओं का आयोजन करना चाहिए और विजेता छात्रों को और प्रतियोगी छात्रों को उसके अनुसार जो है उसके प्रदर्शन के अनुसार या उसके प्रदर्शन के आधार पर उसे पुरस्कृत करना चाहिए। इससे बच्चे में एक अभिप्रेरणा मिलेगा, आगे बढ़ने की योग्यता विकसित होगी। इसके अलावा छात्रों को अच्छे अच्छे लेखक की रचनाओं को पढ़ने का भी अवसर हमें देना चाहिए। यदि कोई ऐसा लेखक है जिसकी रचना बहुत अच्छी है, सुदृढ़ है, सुव्यवस्थित है, प्रभावशाली है, तो हम बच्चों को कह सकते हैं कि आप उनकी रचनाओं को पढ़िए, उनसे काफ़ी कुछ सीखा जा सकता है। छात्रों को अपने भावों को, अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से अभिव्यक्त करने की ज़्यादा से ज़्यादा अवसर प्रदान करना है। देखिए, बच्चों को हम जब अवसर देंगे, क्लास में हम प्रधान नहीं हैं, हम एक साधन हैं जो शिक्षा दे रहे हैं, लेकिन साध्य हमारा क्या है? बच्चों को ज्ञान देना। साध्य क्या है? बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज प्रदान करना। और इन सब चीज़ों को बच्चे खुद करेंगे, लर्निंग बाय डूइंग का यहाँ हम करेंगे, मतलब इस्तेमाल करेंगे। बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा काम करवाएंगे, बच्चों से करवाएंगे, बच्चों पर फोकस करेंगे। क्योंकि हमारी जो शिक्षा पद्धति है वो चाइल्ड सेंटर्ड है, टीचर सेंटर्ड नहीं है। टीचर केवल काम करेगा, टीचर केवल माध्यम है, काम करना है छात्रों को। छात्रों को अधिक से अधिक एक्टिव रखने के लिए आप इससे बेहतर क्या उपाय हो सकता है? एक भाषा अध्यापक तो कई सारी चीज़ों को क्लासरूम में प्ले कर सकता है और उस आधार पर में बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव रख करके बहुत सारी चीज़ों को सिखा सकता है। तो बच्चों, हम लोगों ने आज इस वीडियो के माध्यम से बहुत सारी चीज़ों के बारे में जाना। हमने वाक्य के अर्थ के बारे में जाना, उसकी परिभाषाओं के बारे में जाना, उसकी विशेषताओं के बारे में जाना, वाक्य के अंग के बारे में हम लोगों ने जाना, वाक्य का वर्गीकरण हम लोगों ने देखा और वाक्यों में जो मूल चीज़ें हैं जो बहुत मायने रखता है, उन सब चीज़ों के बारे में जाना। और वाक्य रचना शिक्षण करते समय एक भाषा अध्यापक को किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए, ये सब चीज़ों के बारे में हमने जाना। आशा नहीं, हमें पूरा विश्वास है कि आपको इस वीडियो से बहुत ज़्यादा फायदा होगा। देखिए, कोई भी व्यक्ति जो ज्ञान देता है, चाहे मैं हूँ चाहे कोई और हो, यह एक सीमित ज्ञान नहीं है या यही ज्ञान है, ये भी मैं नहीं कह सकता। ज्ञान अनंत है, जितने खोजेंगे उतने कम मिलेगा। तो मैं ये भी नहीं कहूँगा कि आप इस वीडियो से बहुत लाभ ले लेंगे या बहुत लाभ मिल जाएगा, ये मैं नहीं कह सकता। तो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि हाँ, मैंने एक प्रयास किया है कि आपको अधिक से अधिक जानकारी देने का। तो इस प्रयास में मैं कितना सफल रहा, ये तो आप हम लोग को फीडबैक देंगे तभी समझ में आएगा। वैसे आप और भी अधिक जानकारी कलेक्ट करने के लिए, और भी अधिक जानकारी विकसित करने के लिए, अपने नॉलेज को अगेन करने के लिए, बढ़ाने के लिए बहुत प्रकार की किताबें हैं, एक नहीं है, सैकड़ों किताबें हैं। आप सभी का अध्ययन करिए और अपने नॉलेज को जो है वो समृद्ध करिए, यही मेरा रिक्वेस्ट भी है।
और मैं ज़्यादा क्या कहूँ, मैं बस प्रयास कर रहा हूँ कि आपको, चूँकि समय बहुत कम होता है, वीडियो बहुत ज़्यादा देर तक होता है, तो स्वाभाविक है थोड़ा बहुत उबाऊ भी लगता है, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि मैंने जो प्रयास किया है वो सारा प्रयास आपके लिए है, आप समूह के लिए है। तो आप इन सारे प्रयासों का लाभ उठाइए, यही मैं आपसे अनुरोध करूँगा। धन्यवाद, आप सभी का धन्यवाद। हाँ, इस वीडियो को पूरा देखिएगा और सब लोगों को भी कहिए कि इस वीडियो को देखिए। धन्यवाद।